गुड मॉर्निंग गर्ल्स। आज से हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 2, थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग, है ना। मतलब लेखांकन के सैद्धांतिक आधार। अब हमारे लेखांकन में क्या होते हैं, कुछ सैद्धांतिक आधार भी हैं, मतलब कुछ सिद्धांत हैं। अब ये कौन कौन से सिद्धांत हैं, इसके बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहले हम डेफिनेशन की बात करेंगे कि लेखांकन सिद्धांत की क्या डेफिनेशन है और उसका मीनिंग क्या है। लेखांकन क्या होता है, हमारे व्यापारिक लेन देनों के लिए या हमारे व्यापारिक फाइनेंशियल जितने भी ट्रांजैक्शंस हैं उनके लिए हम एक समरी तैयार करते हैं, है ना। तो ये समरी क्या होती है, ये समरी काफ़ी काम आती है। किसके लिए, टैक्सेशन के लिए काम आती है ना। फिर उसके बाद में हमारे जो इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए काम आती है, जो हमारी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं जो हमें फाइनेंस प्रोवाइड कर रहे हैं, है ना, बैंक वगैरह हैं, उनमें हम क्या बता सकते हैं कि हम हमारी फाइनेंशियल पोजीशन बता सकते हैं। तो उस फाइनेंशियल पोजीशन के आधार पर क्या होगा, हमको लोन फैसिलिटी मिलेगी, लोग हमारी कंपनी में क्या करेंगे, इन्वेस्ट करेंगे। तो ये सारी चीज़ें हमको सैद्धांतिक आधार के अंतर्गत आती हैं। मतलब अगर हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को फॉलो करते हैं तो इससे हमको काफ़ी सारे बेनिफिट्स मिलते हैं। अब सबसे पहले हम बात करेंगे इसकी डेफिनेशन की। तो लेखांकन सिद्धांत क्या होते हैं, ऐसे वित्तीय विवरण होते हैं जो कि हमें लेखांकन के कार्यों में सर्वमान्यता प्रदान करते हैं, मतलब यूनिफॉर्मिटी हमको प्रोवाइड करते हैं। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की गाइडलाइंस जो होती हैं वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर करने के लिए और मेंटेन करने के लिए हमको क्या करती है, यूनिफॉर्मिटी प्रोवाइड करती है। मतलब हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में क्या होती है, यूनिफॉर्मिटी मिलेगी, मतलब एक रूपता मिलेगी हमको, है ना, या सर्वमान्यता मिलेगी। अब हम बात करते हैं लेखांकन सिद्धांतों की विशेषताओं की, ठीक है। अब लेखांकन के सिद्धांतों की क्या विशेषताएं हैं। सबसे पहले तो है ऑब्जेक्टिविटी। ऑब्जेक्टिविटी यानी तथ्यपरक। अब लेखांकन सिद्धांत जो होते हैं वो कैसे होते हैं, रियल जो हमारे डाटा होते हैं उस पर बेस होते हैं। मतलब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जो होते हैं वो हमारे किस पे, रियल जो हमारे, या हम कहें कि वास्तविक तथ्य जो होते हैं हमारे पास में उस पर रिलेटेड होते हैं। मतलब रियल फैक्ट्स पर आधारित होते हैं। और इसमें हम क्या कर सकते हैं, हमारे पर्सनल व्यू हैं, हमारे बिलीव्स हैं, है ना, इन पे हम काम करते हैं। मतलब हमारे व्यक्तिगत विचारों से हट करके हम क्या करते हैं, सिद्धांतों पर विश्वास करते हैं। मतलब इसमें हम ये प्रिंसिपल्स ऐसे होते हैं जिन पे हम पर्सनल व्यू और बिलीव्स को छोड़ करके हम स्टैंडर्ड्स पे काम करते हैं, है ना, जो कि रिलायबल भी है और बिलीवेबल भी है, जिस पे हम पूरी तरीके से विश्वास कर सकते हैं, उसकी सत्यता को परखा भी जा सकता है। मतलब ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जो हैं ये बिल्कुल पूरी तरीके से प्रूवन है। तो हम इसको क्या कर सकते हैं, इसकी एक्यूरेसी को टेस्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। देन सेकंड पॉइंट है रिलेवेंस एंड यूज़फुलनेस, संबद्धता एवं उपयोगिता। तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स जो हैं उसकी क्वांटिटी ऑफ रिलेवेंस एंड यूज़फुलनेस क्या होती है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स में क्या होना चाहिए, लेखांकन के सिद्धांतों में संबद्धता और उपयोगिता का गुण भी होना चाहिए। अगर ऐसा है तो हमारे पास में जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशंस हैं उसके रिज़ल्ट कैसे होंगे, मीनिंगफुल होंगे और यूज़फुल होंगे। मतलब उसको हम पूरी तरीके से यूटिलाइज़ करेंगे और ये प्रिंसिपल्स क्या होंगे, सभी के लिए प्रूवन होंगे, है ना, सभी लोगों के लिए। तो इससे क्या होगा, इन लेखांकन सिद्धांतों की सबकी मान्यता भी मिलेगी सबसे, और साथ में ये लेखांकन सूचनाएं कैसी होंगी, उपयोगी भी रहेंगी और इसका कुछ अर्थ भी निकलेगा। इसके बाद में सेकंड पॉइंट है, थर्ड पॉइंट है हमारी फिजिबिलिटी। फिजिबिलिटी यानी व्यावहारिकता। अब लेखांकन के सिद्धांतों में व्यावहारिकता होना बहुत ही ज़रूरी है ना। अगर व्यावहारिकता होगी तभी तो क्या होगा, सरलता से इसको कोई भी समझ भी पाएगा और सरलता से उसको अपने व्यवहार में भी ला पाएगा। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स जो होते हैं शुड बी प्रैक्टिकल, है ना। अगर प्रैक्टिकल होंगे तभी कैन बी इजीली पुट इनटू प्रैक्टिकल एंड यूजेस, मतलब लोगों के यूज़ में भी आएंगे और देन
उसको वो इजीली प्रैक्टिकल लाइफ में क्या कर पाएंगे, उसको यूटिलाइज कर पाएंगे। ठीक है, अब इसके बाद हम बात करेंगे नेचर ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। अब हमारे अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स की प्रकृति क्या होती है। नेचर यानी क्या होता है, प्रकृति। फर्स्ट पॉइंट है मेन मेड प्रिंसिपल्स, यानी मनुष्यकृत सिद्धांत, है ना। सबसे पहले अगर हम अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स की बात करें तो ये सिद्धांत कैसे हैं, मनुष्यकृत है, मतलब मेन मेड प्रिंसिपल्स हैं, इसको मनुष्य ने बनाया है। मतलब प्राकृतिक विज्ञान की तरह ही इसको प्रयोगशाला में परखा नहीं जा सकता है ना। प्रैक्टिकली अगर देखें तो हम इसके लिए कोई लेबोरेटरी नहीं जिसमें हम इसको टेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये नेचुरल साइंस नहीं है। बट इसमें हमारे सिद्धांत, इसके हमारे तर्क, अनुभव, इसके उपयोग, इसकी मान्यताएं, इसकी अवधारणाएं, इस पर ये आधारित है। मतलब क्या है, इसको हम लेबोरेटरी में टेस्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बिकॉज ऑफ ये जनरल साइंस के प्रिंसिपल नहीं है कि मैं आपको बता दूं कि भाई न्यूटन ने क्या किया था, एक एप्पल ऊपर फेंका था तो नीचे गिरा, मतलब ये ग्रेविटेशनल फोर्स है। ये कोई इस तरीके से हम लेबोरेटरी में टेस्ट नहीं कर सकते हैं। बट अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स का बेस क्या होता है, फैक्ट्स हैं, एप्लीकेशंस हैं, एक्सपीरियंस ऑफ अकाउंट्स हैं। तो ये सारा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या होता है, बेनिफिशियल होता है ना। तो ये कैसे हैं, मेन मेड प्रिंसिपल्स हैं। देन सेकेंड पॉइंट इज इवॉल्विंग, इट मीन्स विकासशील। मतलब लेखांकन के जो सिद्धांत हैं उसमें व्यापार की पद्धतियाँ, उसकी प्रथाएं, रीति रिवाज, वित्तीय विवरणों का प्रयोग करने वालों के विचारों का गहरा प्रभाव पड़ता है ना। इसका मतलब क्या है कि हमारे अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स जो हैं वो ग्रेटली इन्फ्लुएंस होते हैं, किससे, प्रोसीजर्स से, कन्वेंशंस, ट्रेडिशंस, प्रैक्टिसेस एंड थिंकिंग ऑफ पीपल्स, लोगों की थिंकिंग से। तो एज अ रिज़ल्ट क्या होगा, रिवॉल्विंग बहुत ही फास्ट होगी, मतलब विकास कैसा होगा, तेज़ी से होगा, है ना। थर्ड पॉइंट है लैक ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव लिस्ट, समग्र सूची का अभाव होता है ना। अगर हम अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स में देखें तो कॉम्प्रिहेंसिव लिस्ट ऑफ ऑल एग्जिस्टिंग प्रिंसिपल्स आर नॉट प्रिपेयर्ड। मतलब इसमें आपको सारे कॉम्प्रिहेंसिव लिस्ट नहीं मिलेगी सारे प्रिंसिपल्स की, मतलब एक ही जगह आपको सारे सिद्धांत नहीं मिल जाएंगे। ठीक है, ऑल प्रिंसिपल्स आर नॉट अवेलेबल सेम प्लेस, मतलब आपको सेम प्लेस पे सारे प्रिंसिपल्स नहीं मिलेंगे, है ना। इसलिए इस समग्र सूची में क्या है, एक ही जगह पर आपको सारे सिद्धांत देखने को नहीं मिलेंगे, हर जगह आपको अलग अलग सिद्धांत देखने को मिलेंगे। फिर है लैक ऑफ जनरल एक्सेप्टेबिलिटी, मतलब सर्वमान्यता का अभाव। अब लेखांकन के सिद्धांतों में सर्वमान्यता का भी अभाव पाया जाता है, क्योंकि जो हमारे सभी अकाउंटेंट्स हैं वो किसी एक सिद्धांत पे सहमत नहीं हुए हैं, है ना। तो इसमें क्या है, सारे अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स जो हैं हमको लैक ऑफ एक्सेप्टेबिलिटी पे काम करते हैं, बिकॉज ऑफ ऑल अकाउंटेंट्स डिड नॉट एग्री टुगेदर ऑन ऑल प्रिंसिपल्स, सारे प्रिंसिपल्स पे वो एक साथ एग्री नहीं हुए। फिर फिफ्थ नंबर है डिफरेंस इन एप्लीकेशन, मतलब सिद्धांतों के प्रयोग में अंतर। जब एक ही कार्य के लिए अलग अलग स्थानों पर अलग अलग सिद्धांतों का प्रयोग किया जाता है, जैसे क्लोजिंग स्टॉक या अंतिम रहतिये का मूल्य ज्ञात करने के लिए हमारे यहाँ पर अलग अलग सिद्धांत होते हैं, है ना। अगर हम कहें कि देखिए एप्लीकेशन में डिफरेंस हमारे यहाँ बहुत जगह देखने को मिलेगा। फॉर एग्जांपल क्या है हमारा क्लोजिंग स्टॉक को वैल्यूएशन करने की मेथड्स हर जगह पर अलग अलग है। तो हमारे यहाँ पर हर डिफरेंट प्लेस पे आपको अकाउंटिंग के प्रिंसिपल्स डिफरेंट आपको देखने को मिलेंगे, मतलब सिद्धांतों का एप्लीकेशन हर जगह पर अलग अलग है। इसके बाद हम बात करें एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। हमारे अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स की लाभ क्या क्या हैं, है ना। इसको हम लाभ भी कह सकते हैं और महत्व भी कह सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला है फॉर इन्वेस्टर्स, है ना। अब हमारे जो इन्वेस्टर्स हैं, मतलब जो निवेशक हैं, निवेशकों के लिए क्या है हमारे लाभ। निवेशकों को क्या रहते हैं,
सुरक्षा मिलनी चाहिए कि भाई वो जहाँ पर भी अपनी पूंजी लगा रहे हैं वो कैसी होनी चाहिए, फर्म या जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो कैसा होना चाहिए, सेफ होना चाहिए। तो लेखांकन सिद्धांत अपनाकर जो वित्तीय विवरण होते हैं उसका विश्लेषण करना या उसको जानना हमको आसान होता है ना। तो इन्वेस्टर्स क्या होंगे, उनको फ्रॉड की जो सिचुएशन रहेगी वो कैसी हो जाएगी, थोड़ी सी कम हो जाएगी। मतलब इन्वेस्टर्स कैसे होंगे, सेफ़ हो जाएंगे कि भाई उनका फ़ंड कैसा है, सेफ़ है ना। मतलब उनका फ़ंड कैसा, कोई फ्रॉड नहीं करेगा उनके साथ, है ना। और उनका इंटरेस्ट जो है, मतलब उनका प्रॉफिट है या कैपिटल उन्होंने जो फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट के लिए उन्होंने क्या की है, इन्वेस्ट की है, वो क्या रहेगी, किसी भी तरीके से नुकसान नहीं होगा। और निश्चित सी बात है कि उनका मनी सेफ रहेगा वहाँ पर। तो ये इन्वेस्टर्स के लिए प्रॉफिट है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का। देन फॉर अकाउंटेंट्स, लेखाकारों के लिए भी फ़ायदा होता है। कैसे, इसमें हमारे जितने भी प्रिंसिपल्स हैं उसको हम अलग अलग सिद्धांत के आधार पर काम करते हैं। जैसे हमारे यहाँ पर चल संपत्ति, अचल संपत्ति। चल संपत्ति का मतलब होता है करंट असेट्स, अचल संपत्ति ने फिक्स असेट्स। तो इनके लिए हमारे पास में अलग अलग सिद्धांत हैं। तो लेखाकारों को इन सिद्धांतों से क्या होता है, सबसे ज़्यादा बेनिफिट मिलता है ना। इसमें क्या है, जैसे करंट असेट्स के लिए हमारे पास में डिफरेंट रूल्स होते हैं और फिक्स असेट्स के लिए अलग होते हैं। जैसे हम असेट्स के ऊपर क्या करते हैं, डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते समय या बैलेंस शीट प्रिपेयर करते समय। तो इससे क्या होता है, इससे हमको प्रॉपर एक क्या मिल जाता है, एक फ़ायदा मिल जाता है ना। आने वाले समय में हमारा डेप्रिसिएशन फंड जो होता है वो इकट्ठा हो करके क्या हो जाता है, हमारे लिए नई संपत्ति के लिए एक अमाउंट क्या होता है हमारे पास में ऑलरेडी जमा हो जाता है। ठीक है, अब इसके बाद में हम बात करेंगे नेक्स्ट ऑडिटर्स के लिए, है ना। ऑडिटर्स यानी अंकेक्षक। अब आप कहोगे कि मैडम अंकेक्षक क्या होता है, तो आप समझ लीजिए जो सीए होते हैं या अकाउंटेंट्स होते हैं, है ना, सीनियर अकाउंटेंट्स, वो क्या करते हैं, पुस्तकों का निरीक्षण करते हैं, है ना, उसकी जांच करते हैं। तो जो जांच करने वाले जो अनुभवी लोग होते हैं उनको अंकेक्षक कहा जाता है। ठीक है, तो किसी भी व्यावसायिक फर्म, कंपनी अपने अंतिम खाते, है ना, फाइनल अकाउंट्स जो होते हैं उनकी जांच करवाती है किससे, अंकेक्षकों से। तो ये अंकेक्षक क्या होते हैं, हमें हमारा मार्गदर्शन करते हैं कि हमने कहाँ कहाँ क्या गलती की है, तो हमारी गलतियों को सुधारते हैं। इससे हमारी जो फाइनल अकाउंट्स तैयार होते हैं वो बिल्कुल सही तैयार हो जाते हैं, है ना। तो ये ऑडिटर्स जो होते हैं वो हमारे एविडेंस को प्रॉपर तरीके से क्या करते हैं, रिलायबिलिटी के आधार पर बनाते हैं, है ना। इसमें हमारा फ्री फ्रॉम एरर्स बना देते हैं, मतलब इससे एरर फ्री हो जाते हैं हमारे अकाउंट्स, और वेरीफाई कर देते हैं। ऐसा वेरीफाई करने से क्या होता है, लोगों का हम पर क्या होगा, विश्वास और बढ़ जाएगा, ताकि वो हमारी कंपनी में या हमारी संस्थान में और ज़्यादा लेवल पर क्या करेंगे, इन्वेस्ट करेंगे। देन फोर्थ पॉइंट है फॉर बैंकर्स, लैंडर्स एंड अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, है ना। अब हमारे पास में जो वित्तीय संस्थान है, हमारे पास में बहुत सारे वित्तीय संस्थान होते हैं, उनके लिए भी फ़ायदा है। कैसे है, व्यवसाय के लेखे जो होंगे या वित्तीय विवरण के आधार पर बैंक है, ऋणदाता हैं या वित्तीय संस्थाएं हैं, ये क्या करेंगी, उस पर्टिकुलर व्यवसाय की आर्थिक स्थिति का विश्लेषण कर लेगी, है ना। उसके आधार पर वो क्या करेगी, उस कंपनी पर उसका विश्वास अगर स्थापित हो जाता है तो उनको वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। इसका मतलब हमारे पास में जो बैंकर्स हैं उनके पास सिक्योरिटी तो हम देते ही हैं, बट उनको क्या होगा, उनको हम पर बिलीव होगा, तभी वो क्या करेंगे, हमको फाइनेंशियली हेल्प देंगे, या हमारी फाइनेंशियल पोजीशन या हमारी क्रेडिट वर्थनेस क्या होगी, इंक्रीज़ होगी। हमारे क्रेडिटर्स हैं, लैंडर्स हैं, है ना, तो ये क्या करेंगे, हमको लैंडिंग मनी करने में हिचकिचाएंगे नहीं, इजीली हमें क्या करेंगे, सपोर्ट करेंगे। और क्या होगा, इन्हीं की वजह से हमारा बिजनेस क्या होगा, और ज़्यादा ग्रो करेगा। ठीक है,
अब इसके बाद में हम आगे नेक्स्ट चैप्टर में क्या है, हमारे कुछ मूलभूत और हमारे कुछ सिद्धांत हैं। तो इसमें सबसे पहला सिद्धांत जो है बेसिक एजम्पशन ऑफ अकाउंटिंग, मतलब लेखांकन की मूलभूत मान्यताएं। अब लेखांकन के मूलभूत मान्यताएं कौन कौन सी है? सबसे पहला है एजम्पशन ऑफ अकाउंटिंग एंटिटी, मतलब लेखांकन अस्तित्व की मान्यता। अब लेखांकन के अस्तित्व की मान्यता क्या है? सबसे पहले हमारे फर्स्ट है हमारा इसमें एजम्पशन ऑफ अकाउंटिंग एंटिटी, मतलब लेखांकन अस्तित्व की मान्यता। अब लेखांकन के अस्तित्व की क्या मान्यता है? तो इस मान्यता के अनुसार जो व्यवसाय की इकाई होती है, मतलब व्यवसाय होता है, व्यवसाय से व्यवसाय का जो स्वामी होता है वो बिल्कुल अलग माना जाता है, मतलब सेपरेट माना जाता है। मतलब बिजनेस का जो ओनर है और बिजनेस, इन दोनों की सेपरेट एंटिटी होगी, है ना। और व्यवसाय का स्वामी जो है अपने लेन देन उसी प्रकार से माने जाएंगे जैसे वो बाहरी पक्ष ने किए हुए हों, है ना। जैसे सपोज़ करो ओनर ने कैपिटल लगाई है तो वो कैपिटल क्या कहलाएगी बिजनेस के लिए? लाइबिलिटी। इसलिए हम कैपिटल को किस में लिखते हैं? लाइबिलिटी पोर्शन में लिखते हैं, है ना। तो इसमें व्यक्तिगत कार्यों के लिए या अपने पर्सनल यूज़ के लिए जब भी कोई बिजनेसमैन किसी कैपिटल को क्या करता है, लेता है, या कोई गुड्स लेता है या कैश लेता है ना, तो उसको हम किस में शो करेंगे? ड्राइंग में, है ना। मतलब हम उसको शो करेंगे कि इसने पर्सनल यूटिलाइजेशन के लिए लिए हैं। तो इससे क्या मतलब निकला कि हमारा ओनर और बिजनेस दोनों की एंटिटी कैसी है? सेपरेट है, मतलब दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए नहीं हैं, दोनों अलग अलग हैं, ठीक है। देन सेकेंड पॉइंट है एजम्पशन ऑफ मनी मेजरमेंट, है ना, मतलब मौद्रिक मापन की मान्यता। अब हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंगली हमारी जितनी भी अकाउंटिंग बुक्स होती हैं उसमें हमारी जितने भी अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस हैं वो किस में किए जाते हैं? हम मेज़र करते हैं उसको मनी से। आपको सभी को पता है इंडिया में हमारे यहाँ पे मनी कौन सी चलती है? रुपीज़ चलती है। तो हम सारे अकाउंटिंग के हमारे जितने मेज़रमेंट है उसको किस में कन्वर्ट करेंगे? रुपीज़ में। लाइक जैसे आपके लैंड है, बिल्डिंग है, स्टॉक है ना, आपके इन्वेस्टमेंट्स हैं, इसको सब आपको किस में शो करोगे? रुपीज़ में, है ना। जैसे हमारे यहाँ पे इंडिया में मैंने आपको बताया कि क्या चलता है? रुपीज़ चलता है। अमेरिका में डॉलर है, और इंग्लैंड की अगर बात करें तो वहाँ पे पाउंड चलता है ना। बांग्लादेश की बात करें तो वहाँ पे टका चलता है। इस तरीके से हर कंट्री में जहाँ अलग अलग उनकी मनी होती है उसी में हम क्या करेंगे? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंगली हम उसको मेज़र करेंगे, ठीक है। मतलब हमारा मेज़रमेंट जो होगा वो कैसे होगा? मनी में होगा, चाहे वो मनी आपकी कंट्री की कुछ भी हो, ठीक है। फिर है एजम्पशन ऑफ गोइंग कंसर्न, है ना, आपको समझ में ही आ रहा होगा, चालू व्यवसाय की मान्यता। मतलब इस मान्यता के आधार पर हम ये डिसाइड कर लेते हैं, या ये मान्यता हमको ये बताती है कि व्यवसाय भविष्य में भी निरंतर चलता रहेगा, बंद नहीं होगा। मतलब हमारी ये जो कंसर्न है बिजनेस की, ये कंटिन्यू रहेगी इन फ्यूचर, है ना, ये बिल्कुल भी क्लोज नहीं होगी, ठीक है। एज अ रिज़ल्ट क्या होगा, है ना, लेखा जो अकाउंटेंट है वो व्यवसाय के माल संपत्ति को किस पे मूल्यांकित करेगा? उसका वैल्यूएशन किस पे करेगा? मार्केट प्राइस पे, है ना। मतलब हम क्या करेंगे? हमारी असेट्स और गुड्स को हम मार्केट प्राइस पर क्या करेंगे? कैलकुलेट करेंगे। और हमारी जो असेट्स हैं उस पर हम डेप्रिसिएशन की भी क्या करेंगे? कैलकुलेट करेंगे, है ना। अब इसके बाद क्या है? हमारा अनुमानित जीवन काल कैसा होगा, है ना, हम इसके आधार पर क्या करेंगे? हमारी संपत्तियों को वैल्यूएट करेंगे, है ना। इसमें हम अंतिम खाते बनाते समय अदत्त व्यय है, पूर्वदत्त व्यय है, उपार्जित आय है, अनुपार्जित आय है, इसका सबका भी समायोजन करते रहेंगे। मतलब व्यवसाय भविष्य में चालू रहेगा, ये मान्यता हमको ये सिखाती है, ठीक है। मतलब हमारी जो कंसर्न है वो कैसी रहेगी? गोइंग कंसर्न रहेगी। मतलब इसमें हमारी
जो बिज़नेस है वो हमारा पूरी तरीके से हमेशा चलता रहेगा। और इसमें हम जैसे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हैं, प्रीपेड एक्सपेंसेस हैं, एक्रूड इनकम है, अनअर्न इनकम है, ये सब आगे के चैप्टर में आपको डिफ़ाइन कर देंगे कि ये क्या क्या होती है। ठीक है, इसमें हम फाइनल अकाउंट बनाते समय आपको ये सारी चीज़ें पता चल जाएंगी। तो इसमें क्या है, अकाउंटेंट ये मानकर चलता है कि गोइंग कंसर्न में हमारी कंसर्न कैसी है या हमारा बिजनेस हमेशा चलता रहेगा, ये बंद नहीं होगा। फिर फोर्थ पॉइंट है एजम्पशन ऑफ अकाउंटिंग पीरियड, है ना। अकाउंटिंग पीरियड यानी लेखांकन अवधि की मान्यता। अब हमारी लेखांकन अवधि की क्या मान्यता होती है कि इसमें हमारी लेखांकन की अवधि जो है वो कितनी होगी, है ना। वैसे तो हम हमारी अवधि हमारे हिसाब से कर सकते हैं, बट अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट हमारे यहाँ पर लेखांकन की अवधि कैसी की गई है, वार्षिक की गई है। मतलब इसके आधार पर हमारे व्यवसाय के लिए हम जो ट्रांजैक्शंस या फाइनल अकाउंट तैयार करेंगे वो कब करेंगे, वर्ष में एक बार। हम चाहें तो वर्ष में 2 बार भी कर सकते हैं, 3 बार भी कर सकते हैं, पर हमें जो टैक्सेशन या हमको टैक्स पे करना होगा वो किसके आधार पर करना होगा, वार्षिक पद्धति के आधार पर करना होगा। ठीक है, तो इसमें क्या है, हमारे यहाँ पर जो हमारा पीरियड होगा वो कैसा होगा, 1 ईयर का होगा, है ना। तो हमारे प्रॉफिट एंड लॉस हम क्या कर सकते हैं, प्रॉपरली चेक कर पाएंगे कि 1 ईयर में हमने कितना प्रॉफिट अर्न किया या हमारे कितना लॉस था। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारा प्रॉफिट, अगर हमारा टाइम पीरियड हमारे पास में प्रॉपर नहीं है तो हमको कैलकुलेशन करने में दिक्कत होगी, है ना। कि हमारा हो सकता है कि किसी सीज़न में हमारा बिज़नेस अच्छा चले, किसी सीज़न में नहीं अच्छा चले, है ना। तो इस तरीके से हम गोइंग अकाउंटिंग पीरियड जो है हम 1 ईयर का रखते हैं। जनरली अकाउंटिंग पीरियड कैसा होता है, 1 साल का ही माना जाता है ना। पहले ये 1 वर्ष की अवधि हमारी मार्च से अप्रैल तक की हुआ करती थी, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का फाइनेंशियल ईयर होता था। बट अभी कुछ समय से हमारा फाइनेंशियल ईयर 1 जनवरी टू 31 दिसंबर शुरू हो गया है। अभी 2 सालों से हमारी लेखांकन पद्धति में थोड़ा सा लेखांकन अवधि का चेंज आया है। मतलब इससे क्या होगा, अगर 1 वर्ष की पूरी अवधि होगी तो हम क्या कर पाएंगे, 1 वर्ष से हमारे दूसरे वर्ष का क्या कर पाएंगे, कंपैरिजन कर पाएंगे कि भाई लास्ट ईयर हमारे पास प्रॉफिट इतना था, अब इस साल हमारे पास प्रॉफिट इतना है, तो हमारा प्रॉफिट कम क्यों हुआ, उसके रीज़न्स हमको पता चल जाएंगे। और अगर बढ़ गया है तो निश्चित सी बात है हम उनके कारणों का भी पता करेंगे कि भाई हमारा इस वजह से बढ़ा है, तो हम इस तरीके से प्लानिंग करें फ्यूचर में कि हमारा बिजनेस का प्रॉफिट क्या हो और ज़्यादा बढ़े। मतलब इससे हमारे एजम्पशंस जो है अकाउंटिंग पीरियड के, ये क्या है, हमारा अकाउंटिंग जो हमारा अकाउंटिंग पीरियड है वो कैसा होता है, 1 ईयर का होता है। ठीक है, तो आज के लिए हमारे टॉपिक को हम यहीं क्लोज़ करते हैं। हमारे नेक्स्ट टॉपिक में हम आगे के चैप्टर को डिस्कस करेंगे। तो थैंक यू गर्ल्स।